हेलो गाइस, दिस इज स्वाति। मैंने अमेज़ॉन प्राइम पर एक बेहतरीन सीरीज़ देखी जिसका नाम है स्वार्म। बेसिकली ये मिनी सीरीज़ है जिसमें आपको 7 एपिसोड्स देखने को मिलते हैं जिनका रन टाइम 30 से 35 मिनट्स के बीच का है। हिंदी व्यूअर्स के लिए हिंदी डबिंग में भी अवेलेबल है और हिंदी डबिंग अच्छी खासी है, तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। इस सीरीज़ को बहुत डार्क, ड्राई और एज रियल एज पॉसिबल रखने की कोशिश की गई है। इसके मेकर्स कहते हैं कि ये वर्क ऑफ फिक्शन नहीं है। इन्होंने 2.5 साल में जो भी रूमर्स और मर्डर्स अराउंड फैंडम कल्चर है, क्योंकि उसी को सेंटर में रख के ये बनाया गया है, तो उससे सारी स्टोरीज एक्सट्रैक्ट की हैं और फिर ये सीरीज बनाई है। तो पार्शली ये ट्रू इवेंट से इंस्पायर्ड है। यहाँ पर आप एक ऐसी लड़की की कहानी देखेंगे जो एक तरफ तो सीरियल किलर है, दूसरी तरफ उसकी डिटोरिएटिंग मेंटल हेल्थ है, ऑब्सेशन है, उसको एराटोमेनिया, आपने ये नाम पहले सुना होगा। अगर आपने यू सीरीज देखी है तो वहाँ पर छोटा सा ग्लिम्स इसका देखने को मिला था, लेकिन उसी का विभत्स और एक्सट्रीम फॉर्म देखेंगे इस सीरीज में। सो पूरी सीरीज देखकर मेरा क्या एक्सपीरियंस रहा है मैं आपसे शेयर करती हूँ और आप डिसाइड करेंगे कि आपको ये सीरीज़ देखनी चाहिए या नहीं देखनी चाहिए। इससे पहले अगर आप नए आए हैं देन प्लीज़ सब्सक्राइब। सबसे पहले हम बात करते हैं इसके नाम के ऊपर। इसका नाम स्वार्म क्यों पड़ा? स्वार्म होता है जो हनी बीज होती हैं या जो बरैया होती हैं, जो हॉर्नेट्स होती हैं, उनका जो ग्रुप होता है उसको कहते हैं। बेसिकली उसमें जो किलर बीज होती हैं उनके ऊपर ये नाम रखा गया है कि ये जो फैंडम कल्चर है, जो सेलिब्रिटी कल्चर होता है, जिसमें बहुत सारे फैंस ऑब्सेस्ड हो जाते हैं सेलिब्रिटीज से, इतने हद तक हो जाते हैं कि उनको डिल्यूजन हो जाता है, एरोटोमिनिया नाम की बीमारी हो जाती है, जिसमें उनको लगता है कि जो ये कन्वर्सेशंस हैं, जो ये प्यार है, अफेक्शन है, ये दोनों तरफ का है और सेलिब्रिटी हमें बहुत अच्छे से जानता है। लेकिन ऐसा नहीं होता है। ये केवल एक इंसान के साथ नहीं होता है, ग्रुप ऑफ पीपल के साथ होता है और ये बहुत वायलेंट हो जाते हैं। जैसे इसमें ये लड़की दिखाई गई है, वो एक्सट्रीम तक भी चले जा सकते हैं। तो ये जो ग्रुप ऑफ पीपल है ना, जो फैंडम कल्चर से बहुत ज़्यादा इफेक्ट हो जाते हैं, उनको ये स्वार्म नाम दिया गया है, ये झुंड जो होता है। और जब ये लड़की किलिंग भी करती है, इसमें मर्डर्स करती है, तब वैसा ही बजिंग साउंड आता है जैसे बीज का होता है। इसमें जो सैचुरेटेड कलर पैलेट यूज़ किया गया है वो ब्लड के कलर को और विसरल सीन्स को और ज़्यादा इम्पैक्टफुल बनाता है। अगर हम स्टोरी की बात करते हैं तो यहाँ पर ड्रे नाम की एक लड़की दिखाई गई है जो अपनी फॉस्टर सिस्टम मेरेसा के साथ रहती है। उसकी फेवरेट पॉप कल्चर आर्टिस्ट है नाइजा, जो कि बियॉन्से से इंस्पायर्ड है। और जब भी कोई नाइजा को बुरा भला कहता है वो ड्रे से बिल्कुल सहन नहीं होता है, वो वियर्ड रिएक्ट करती है अभी के लिए बस। लेकिन जब मेरेसा की डेथ हो जाती है तब ये ड्रे बहुत वायलेंट हो जाती है, नाइजा की बुराई करने पर मर्डर तक कर देती है। पहला मर्डर करने के बाद ऐसा लगता है कि जैसे उसे टेस्ट फॉर ब्लड डेवलप हो गया, उसे मज़ा आने लगा, एंजॉय कर रही है और वो ऑल ओवर द कंट्री ट्रैवल करती है और अपने रूप बदलती रहती है, पर्सोना बदलती रहती है और मर्डर्स करती चलती है, चाहे वो ट्विटर पर ही किसी ने ट्रोल किया हो नाइजा को, उसके बारे में कुछ गलत कहा हो। अब अगर साइकोलॉजी की बात करते हैं तो यहाँ पर एक ऐसी लड़की दिखाई गई है जो अनाथ है, फॉस्टर होम में पली बड़ी है। बेसिकली उसके रिप्रेस्ड इमोशंस हैं जिसको वो एक्सप्रेस नहीं कर पाती है। और जो नाइजा के सॉन्ग्स हैं उसमें फ्रीडम और ब्यूटी की बात कही जाती है, जो कि आपको पूरी सीरीज़ में अलग अलग जगह पर सुनाई देंगे, उसके लिरिक्स भी आपको पता चलेंगे। तो उसमें ब्यूटी और फ्रीडम की बात कही जाती है और यही चीज़ एक्सप्रेस करना चाहती है ये ड्रे। इसीलिए उसको नाइजा से इतना ज़्यादा ऑब्सेशन है, क्योंकि वो जो नहीं कह पाती वो नाइजा अपने सॉन्ग्स में कह देती है। इस लड़की के अंदर जो ड्रे है बहुत सारा प्यार है, लव है, ग्रीफ है, लेकिन उसको चैनलाइज करने का तरीका उसे नहीं पता है और जिससे वो गलत रास्ते पर चली जाती है, अलग तरीके से अपने इमोशंस को दिखाने लगती है। बेसिकली ये फॉस्टर होम में बड़ी हुई लड़की है। तो जो ऐसे बच्चे होते हैं अनाथ, इनका एक पास्ट होता है जो ट्रोमैटिक होता है जनरली। जैसे आप अगर डेक्स्टर में ही देखें तो उसकी मदर का मर्डर उसके सामने हुआ था, तो जिसकी वजह से डेक्स्टर एक अलग तरीके से इमोशंस परसीव करता है, अलग ही रास्ते पर जाता है। लेकिन उसने जो रास्ता चुना है एटलीस्ट वो थोड़ा सा एथिकल लगता है। ये जो ड्रे है इसके साथ भी एक ट्रोमैटिक पास्ट जुड़ा रहा है जिससे ये गलत रास्ते पर अभी जा रही है। जब इसकी सिस्टम मेरेसा, जो इसको बहुत प्यार करती थी, अनकंडीशनल प्यार करती थी, वो चली जाती है तो ऐसा लगता है ये अनहिंज हो गई है, इसका एंकर जो था वो टूट गया है। इस तरीके के बच्चों के साथ अलग तरीके से प्यार जताने की ज़रूरत होती है, इनको स्पेशल अटेंशन की ज़रूरत होती है, जो कि ड्रे के साथ नहीं हो पाया। जैसा कैरेक्टर यहाँ पर ड्रे का पोर्ट्रे किया गया है उससे बहुत ज़्यादा एम्पैथी क्रिएट होती है मन में व्यूअर्स के, एटलीस्ट मेरे तो हो रही थी। ये हो गई साइकोलॉजी की बात। अब बात करते हैं कि ये शो संभाला किसने है। तो इट्स अ वन वुमन शो। डोमिनिक फिशबैक ने हर एपिसोड में, क्योंकि हर एपिसोड में एक टाइम जंप होता है, ये ड्रे अलग अलग जगह पर जाती रहती है, हेयर स्टाइल्स, कपड़े, सब कुछ अलग अलग होता रहता है और जो म्यूज़िक चलता है वो एक साइकेडेलिक इफेक्ट लाता रहता है। जब ये ड्रे अपनी कहानी सुनाती है इमेजिनरी वाली अपने एनकाउंटर्स की नाइजा के साथ, तो वो साइकेडेलिक म्यूज़िक उसको और एलिवेट करता रहता है। जिन लोगों को डार्क एलिमेंट पसंद है अपने सीरीज़ में और लोगों की साइकोलॉजी को जानना चाहते हैं, क्या चलता है दिमाग में, उसकी परतें उघड़ना चाहते हैं, उनके लिए बेस्ट शो है। सो डू वॉच दिस। दैट्स इट फ्रॉम माय साइड। बाय बाय।